नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना भारत का एक ऐसा राज्य बना जिसने एससी को ही 3 भागों में बांट दिया। यानी कि तेलंगाना सरकार का कहना है कि एससी ही एससी को खाने का काम कर रही है। कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनके पास में भरपूर फायदा पहुंच रहा है और कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनके पास में कोई फायदा ही नहीं पहुंचता। इसी वजह से हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हर व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, जिसके चलते हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। आप जानते हैं कि भारत में आजकल आरक्षण को लेकर हर कोई बात करता है। कुछ लोगों का कहना है आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाए और कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण रहना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये खत्म हुआ तो एसटी एससी के साथ में अन्याय हो जाएगा। तो चलिए आज हम पहले जान लेते हैं तेलंगाना के मुद्दे के बारे में और फिर हम जानते हैं आरक्षण के और भी पहलू। तो तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया जिसके चलते इन्होंने एक कमेटी रेडी करी और इस कमेटी का नाम है शमीम अख्तर आयोग। इसके प्रमुख भी यही हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें एससी को 3 भागों में बांटा। अब 3 भागों में कैसे फायदा मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहला समूह जो रहेगा, समूह फर्स्ट, इसमें 15 उपजातियां रहेगी, क्योंकि तेलंगाना का कहना है कि तेलंगाना में एससी कास्ट के अंदर यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर टोटल 59 कास्ट आती हैं, कम्युनिटीज आती है। तो 59 कास्ट जो है, उपजातियां जो हैं, इनको बांट दिया गया है। तो पहला समूह जो रहेगा जिसमें 15 जातियों को शामिल किया गया है, उनको 1% आरक्षण मिलेगा। समूह दूसरा जो आता है यानी कि ग्रुप 2 जो है, जिसमें 18 उपजातियां रहेगी, तो 18 जातियों को केवल 9% आरक्षण मिलेगा। और तीसरे की हम बात करें तो 26 उपजातियां आती हैं, 26 प्रकार की जातियों को 5% आरक्षण मिलेगा। अगर हम अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक के आंकड़ों में ग्रुप 3 जो है, तीसरे नंबर का, जिनमें 26 उपजातियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। इसके फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपके सामने मीणा कम्युनिटी का। अब आप सोचोगे कि मैम मीणा कम्युनिटी क्यों? मैं अगर बात करूं तो भारत में बहुत ज्यादा संख्या में है मीणा कम्युनिटी। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मीणा कम्युनिटी बहुत ज्यादा निवास करती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। अगर 100 कोई वैकेंसी निकली है, 100 पोस्ट आई है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 100 है, 100 में से 15% आरक्षण की सीटें हैं, यानी कि टोटल 15 सीटें आई है। और 15 सीटों में अगर फॉर्म भराना है और सिलेक्शन होना है तो उनमें से तकरीबन 7 से 8 आपको मीणा कम्युनिटी के लोग ही दिखाई देंगे, मीणा कास्ट के लोग ही आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अर्बन इलाके में ये लोग निवास करते हैं, शहर या फिर शहर के आसपास जो रहते हैं उनको फायदा पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी मीणा कम्युनिटी ही फायदा उठा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गांव के इलाके में निवास करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सरकार ने कौन सी स्कीम निकाली, सरकार की कौन सी स्कीम में या कौन सी गवर्नमेंट नौकरी में जो है यहाँ फायदा होने वाला है। सभी मीणा कास्ट को तो नहीं पता होता है, पर ज्यादातर फायदा जो है यहाँ उठा लिया जाता है, जिसके चलते अब तेलंगाना सरकार बोल रही है कि 59 जातियों में से कुछ 4-5 ही जातियां नहीं रहे जो फायदा लेती जाए। आपके सामने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आए होंगे। आपने देखा होगा कि अगर एक फैमिली में आईएएस बना है तो उसकी बहन भी आईएएस बन जाएगी, उनके पति देव भी आईएएस होंगे, उनकी फैमिली भी आईएएस है। तो आपने ऐसा देखा होगा एक ही परिवार चल रहा है जो कहीं ना कहीं राज कर रहा है। पर वहीं आप एससी में दूसरा परिवार देखोगे जिनमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है या फिर उन तक फायदा नहीं पहुंच पाता है, उन्हें पता नहीं होता है। तो अब सरकार बोल रही है कि हम सभी लोगों को समान तरीके से लेके चलेंगे। और ये जो फैसला किया है ये आने वाले 2026 तक लागू रहेगा, जब तक जनगणना कंप्लीट नहीं हो जाती है ना। तो 2026 में जब जनगणना कंप्लीट होगी तब तक ये कानून जो है लागू होगा। और जैसे ही 2026 की जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा और उस रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि कितनी अब इसकी जनसंख्या हो चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आरक्षण, इसका जो परसेंटेज है फिर से तय यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि राज्य सरकार तेलंगाना के द्वारा ये फैसला किया गया, तो क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपत्ति नहीं जताई? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला? तो मैं आपको बता दूं, भाग 3 जो है हमारे संविधान का, उसके अंदर आर्टिकल आते हैं 15/4, यानी कि 15 कोष्टक 4 और 16 कोष्टक 4। ये जो अधिकार है, ये जो आर्टिकल है, इनके अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य सरकार को ये हक होता है कि एससी के अधिकारों के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, नियम और कानून बना सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके पास में डेटा पर्याप्त था, जो डेटा इनके द्वारा बताया गया है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है ये हम इसको मान्य करते हैं। क्योंकि ये आरक्षण जो इनको बांट दिया गया है ना,
ये 15% से ऊपर नहीं निकला है। 5, 9 और 1 इनको प्लस कर दिया गया है, तो ये आगे नहीं निकला है। अगर इससे भी ज्यादा होता तो फिर कोर्ट यहाँ कुछ ना कुछ आपत्ति जता देता। तो मैंने यहाँ मीणा कम्युनिटी की बात करी। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी एक बार ऐसा फैसला किया जिसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा जो नॉर्मल होते हैं उनमें इनको बांट दिया गया था कि एससी जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हरियाणा सरकार ने भी एक बार ऐसा बंटवारा कर दिया था। अब बात यह आती है, क्या सिर्फ एससी के ऊपर ही ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? ओबीसी या फिर जनरल के ऊपर भी तो कर सकते थे, है ना? तो जनरल और ओबीसी के ऊपर क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब भारत की जनगणना हुई 2011 की, अगर 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम देखें तो एससी का जितना परसेंट था उतना परसेंट, जितनी जनसंख्या थी उतना इनको क्या मिल गया, आरक्षण मिल गया। उसी प्रकार से शेड्यूल टाइप एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी को 7.5 यानी कि जितनी जनसंख्या थी उसका उतना ही परसेंटेज इनको यहाँ पे क्या मिला, आरक्षण मिला। फिर बात आती है ओबीसी की, यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक फैसला करके कह दिया गया था कि जितनी जनसंख्या हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आरक्षण दे सकते हैं। और इसी मामले में एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के पास में एक फैसला गया था, एक मामला गया था। आप लोगों ने इंदिरा साहनी का नाम सुना होगा। इंदिरा साहनी केस जो कि 1978 में आया था, उस केस में कहा गया कि ओबीसी के अंदर टोटल 3000 से भी ज्यादा कास्ट, ज्यादा कम्युनिटी निवास करती हैं। तो जब एसटी एससी के लिए इतना आरक्षण बनाया गया तो ओबीसी के लिए भी बनना चाहिए। और ओबीसी में यह कहा कि 3000 से ज्यादा जाति निवास करती हैं, तो उनका फिर आंकड़ा निकाला गया और जब वो आंकड़ा निकला तो वो 51% चला गया। तो इतना तो आरक्षण दे नहीं सकते, इसलिए इन दोनों का आरक्षण जोड़ा गया और 50 में से माइनस कर दिया गया। जो आरक्षण बचा हुआ था वो 27% आरक्षण किसको दे दिया गया, ओबीसी को दे दिया गया। तो ओबीसी के पास में वर्तमान में ये आरक्षण है। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कैसे मिला? तो ईडब्ल्यूएस जो होते हैं जनरल से थोड़ा नीचे इनको डाल दिया गया। बेसिकली होती जनरल ही है, पर जनरल कास्ट के अंदर आते हुए भी इनकी सालाना इनकम जो होती है वो 8 लाख से प्लस नहीं होती हैं। 8 लाख या फिर 8 लाख से कम जो होती हैं उनको ईडब्ल्यूएस के अंदर डाल दिया जाता है और वो केवल और केवल 10% आरक्षण ही यहाँ पे ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं जिस आरक्षण का आज दिन तक सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया है ना, वो आता है डिसेबिलिटी का, जो विकलांगता के अंदर आता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने दे सकती हूँ। कुछ ही टाइम पहले, अभी महीना भर भी नहीं हुआ होगा इस न्यूज को, आपने देखा होगा एक आईएएस अधिकारी बनी थी एक लेडी, और जैसे ही अगर आप विकलांग हो, डिसेबिलिटी के शिकार हो गए हो, अगर आप विकलांग हो, कुछ भी हो, तो अगर आप कोई भी नौकरी फाइट करते हो उसके बाद में विकलांगता के आधार पे अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपकी 5 बार क्या होगा, मेडिकल चेकअप होगा। मुझे समझ नहीं आता है कि वो मैडम आईएएस बनी है, और आईएएस बनी है इसी आधार पे इन्होंने फॉर्म भरा, 4% कोटा का फायदा उठाया, और वो खुद जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला वो नाच रही है। मतलब उसके दोनों पैरों से नाच किया जा रहा है, वो विकलांग थी, उसमें ये शो किया गया। समझने वाली बात यह है कि 5 बार जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें मैडम पास कैसे हो गई, है ना? यही तो कानून है भाई, देखो जरा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो बनाया गया है एससी का, जो कानून बनाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो इसको 3 भागों में बांटा है, ये किस किस के ऊपर वर्क करेगा। तो देखो, आने वाले टाइम में इन 59 जातियों के ऊपर ये लगाया गया है। आने वाले टाइम में जनसंख्या 2026 की जब तक काउंट नहीं हो जाती तब तक मान्य रहेगा। साक्षरता यानी एजुकेशन के मामले में अब जो नए एडमिशन होंगे चाहे स्कूल या कॉलेज में, तो उसमें भी इसी आरक्षण के आधार पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। दूसरा, रोजगार की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें इसी प्रकार का आरक्षण यहाँ तय होगा। इसके अलावा वित्तीय सहायता, सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, जो भी स्कीम निकाली जाती है, फायदे निकाले जाते हैं, उन सभी योजनाओं के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें इसी के अकॉर्डिंग आपको अब फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात यहाँ ये आती है, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी तो तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में दूसरे स्टेट भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार एससी को, फिर एसटी को, फिर ओबीसी को, फिर जनरल को, सभी प्रकार की कास्ट को लेके आएंगे। क्योंकि हम बोलते हैं ना, एसटी एससी के लिए एक नारा सा दिया गया है पूना पैक्ट को लेके, कि एसटी एससी का जो आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। ये जो है आपने कई बार देखा होगा, कई जब आप रेलवे साइड जाते हैं तो आपको दिखाई देगा, सरकारी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल साइड जाते हो तो दिखाई देगा, सरकारी न्यायालय जो कोर्ट होती है उसकी साइड भी आपको दिखाई देगा। तो इसको लेके तो हर टाइम हंगामे मचते रहते हैं। आप जरूर से मुझे ये बताइएगा कि जब तेलंगाना सरकार ने इसको पास कर दिया है, आने वाले टाइम में कोई और स्टेट भी लेके आएगा और फिर ऐसे करते करते सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पास करेगी, तो क्या ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या एसटी को इस प्रकार से बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है इस पे आप क्या टिप्पणी देते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि होता ऐसा ही है। एससी में जो आरक्षण है उसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है, एक ही परिवार से 1000 लोग नौकरी में लग गए, और दूसरी साइड आप देखोगे जो पहाड़ी या गांव के इलाके में निवास कर रहे हैं, बेचारों को पता तक नहीं चलता है कि कौन सी वैकेंसी आई है, किसमें फॉर्म भरना चाहिए, सरकार ने कौन सी योजना निकाली है, इसमें क्या फायदा निकलेगा। तो इसमें सरकार सही है या गलत है? आरक्षण बचना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।